नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई। सीबीआई करेगी अंकिता भंडारी केस की जांच। धामी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया है। अंकिता के माता पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग। बुधवार को सीएम धामी से मिले थे अंकिता के माता पिता। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। न्यूज 18 ने खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह सीबीआई जांच की सिफारिश इस मामले में की जा सकती है। अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से मिलकर अपनी बात रखी थी और उसके बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च से लेकर धरने सब कुछ देके जा रहे थे और मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं है माता पिता। लिहाजा सीएम धामी से मिलकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब खबर आ रही है कि धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। न्यूज 18 ने पहले इस खबर को आपको दिखाया था और इस खबर पर अब पूर्णतः मुहर लग गई है। और आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है। प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया। दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो सीएम धामी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिना देरी किए पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में कार्रवाई हो, उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें इस पूरे केस में कब क्या हुआ। 19 सितंबर 2022 अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया। 20 सितंबर परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। 22 सितंबर 2022 केस लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर और तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। 24 से 25 सितंबर को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनवरी 2023 तक 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस पूरी घटना में जांच के बाद मार्च 2023 से 2024 के बीच 47 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, गणेश गोदियाल ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है।
तो 19 सितंबर 2022 पुलकित भास्कर अंकित से विवाद हुआ और अंकिता को इन्होंने चीला नहर में धक्का दे दिया। उसके बाद 20 सितंबर को परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। 2022 की ये घटना है और 2022 यानी 22 सितंबर के दिन केस लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2022 में 24 से 25 सितंबर में पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन शुरू हो गए। जनवरी 2023 में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। और सीधे अब आपको उस केस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ। अनुपम, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे थे, कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी थी, इसे एक मुद्दा उसने बनाया था, लेकिन आज राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जी हाँ साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा हो गया था, इमोशनल और पॉलिटिकल इशू दोनों ही कह सकते हैं जो हो गया था। और 3 साल पहले की ये घटना है, 2022 की सितंबर का महीना था। और अब जब हम जनवरी 2026 में हैं और पिछले 15 दिनों से यानी कि दिसंबर लास्ट से ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा था और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार माहौल ठंडा है मौसम का, लेकिन पूरा पॉलिटिकल टेम्परेचर पूरा गर्म था, पूरा लगातार बढ़ रहा था और इसमें पूरी तरह से विपक्ष कूद गया था। और उसके साथ साथ कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो लगातार थे आंदोलन में बने हुए। उनका कहना था कि सीबीआई जांच से कम पे बात नहीं सेटल होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जब चीजें लगातार इस तरीके की आने लगी तो मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें साफ कहा था कि मैं अंकिता के माँ बाप से मैं बात करूंगा और उसके बाद ही को अंतिम फैसला लूंगा। परसों शाम में मुलाकात सीएम आवास में हुई है, जिसमें उनके पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसके बाद सीबीआई की जांच, उनकी जब ये रिक्वेस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट आई, उसके बाद कुछ इससे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया गया, खासकर जो लीगल ओपिनियन है वो लिया गया और फाइनली आज मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी कि अब सीबीआई को ये केस रिकमेंड करा जाएगा और सीबीआई इसमें आगे का फैसला करेगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और नई सिरे से पूरा इन्वेस्टिगेशन अब होगा। तो जाहिर तौर पे जो इसमें एक वीआईपी एंगल की बात शुरू से आ रही थी उस पर कोई शक शुबा ना रहे, इसलिए पूरी सीबीआई की जांच सौंपी गई है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीबीआई अब इस केस को किस तरीके से टेकअप करती है, क्योंकि जो इसमें मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी, उन्हें ऑलरेडी लाइफ टाइम मिल चुका है, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वो फिलहाल जेल में है। उनकी तरफ से अपील की गई है हाईकोर्ट में, तो ये मामला वहां भी है। तो इसमें जो कुछ लीगलिटीज बीच में है, जो चीज लीगल इसमें आ रही है, वो सब बाधा पार करते हुए सीबीआई को सब केस को फॉर्मली यानी जैसा परिवार चाह रहा था और मांग हो रही थी कि न्याय हो और सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया जाए, आज राज्य सरकार ने उसकी सिफारिश कर दी है। धन्यवाद इस चर्चा के लिए अनुपम आपका। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई है। कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। कई बार घूमते हुए ये कार दूर जा गिरी और बहुत ही गंभीर तरीके से दुर्घटना हुई है। राहगीरों ने कार में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। पूरी घटना हाईवे पर लगे कैमरों में कैद हो गई। आप देखिए किस तरह कार हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार आ रही थी, बैलेंस बिगड़ा और कई पलटियां मारते हुए, घिसटते हुए ये कार पलट गई। इस कार में लोग सवार थे। आसपास जिसने भी इस सड़क दुर्घटना को देखा वो दहशत में आ गया। फौरन लोग दौड़े और इस कार के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया। कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आसपास के लोगों ने मदद की। कानपुर में यह घटना हुई है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। कार में सवार 4 लोग घायल हुए हैं। कई बार पलटियां खाते हुए, घूमते हुए यह कार दूर जा गिरी। राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये एक्सीडेंट कैद हुआ है। सहारनपुर में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दावा है कि वो एक तांत्रिक के झांसे में आ गया। रात को वो खेत में तंत्र क्रिया करने लगा तो सुबह बेहोश पाया गया। बाद में उसकी मौत भी हो गई। क्या अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली? ये रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर के रामपुर मनीहानन क्षेत्र में सतनाम नाम का शख्स रात के वक्त घर से निकला तो सुबह उसकी मौत की खबर आई। मौत बेहद ही संदिग्ध हालातों में हुई।
दावा है कि सतनाम की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन 10 सालों में कोई संतान नहीं हुई, जिसकी वजह से सतनाम और उसकी पत्नी दोनों परेशान रहते थे। दावा है कि रात के 2:30 बजे खेत में जाकर तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। सुबह जब वो लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वो सर्दी की वजह से एक जगह पर बैठा था। वो ठंड से बुरी तरह ठिठुर रहा था। जब परिजन उसे घर लेकर आए, उसने पानी मांगा। परिजनों का कहना है कि पानी पीते ही वो वहीं गिर गया। उससे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सतनाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो दम तोड़ चुका था। मौत की वजह क्या रही, अभी तक इसकी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, लेकिन परिजनों ने सतनाम की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने एक तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का ये भी कहना है कि संतान न होने की वजह से सतनाम अपना और अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कई डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तभी उसका संपर्क गांव के ही एक तांत्रिक से हुआ। आरोप है कि उसने तांत्रिक क्रिया कर दोनों पति पत्नी को ठीक करने का आश्वासन दिया। उसने दोनों के इलाज के लिए एक तंत्र साधना के बारे में बताया, जिसको रात के अंधेरे में खेत में करना था। पिछले कई दिनों से तांत्रिक के बताए गए तंत्र मंत्र को पढ़ रहा था और कर रहा था। घटना से पहले की रात वो इसी के लिए खेत पर गया था। परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी। आरोप है कि तांत्रिक गांव में लंबे समय से झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को भ्रमित करता है। परिजनों का तो ये भी आरोप है कि उसने ही बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। परिजनों ने तांत्रिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी किया। थाना रामपुर मनिहारान के ग्राम लंढौरा गुजर के सतनाम उर्फ छोटा पुत्र रतन सिंह नामक व्यक्ति, जो गत दिवस रात्रि 9 बजे के करीब गांव से मैं अपने घर से गांव में घूमने के लिए कहकर गया था। रात्रि में वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा ढूंढने पर घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बेहोशी की अवस्था में मिला, जिसको परिजनों द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। सतनाम उर्फ छोटा के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग आरोपी तांत्रिक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सहारनपुर से देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ में महिला दरोगा ने अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज और दूसरे मामलों में केस दर्ज कराया है। वहीं उसका पति भी इंसाफ की गुहार के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। उसने अपनी पत्नी के आरोपों को गलत बताया। उसका कहना है कि दरोगा बनने के बाद उसकी पत्नी बदल गई। ये रिपोर्ट देखिए। पत्नी को बनाया दारोगा, पति पर दर्ज कराया मुकदमा। महिला दारोगा ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। पहले प्यार परवान चढ़ा, उसके बाद जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी भी धूमधाम से हुई, लेकिन जिस प्यार के दम पर दोनों एक हुए, उस पति पत्नी के रिश्ते में समय बीतने के साथ विश्वास कमजोर पड़ता गया और अब हालात ये हो गए कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हो रही है। बात इससे भी आगे बढ़कर थाने तक पहुंच गई। हापुड़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला सब इंस्पेक्टर पायल रानी और उनके पति गुलशन के बीच ये विवाद है। गुलशन का कहना है कि दोनों 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। प्यार के बाद दोनों ने साल 2021 में कोर्ट मैरिज की और इसके 1 साल बाद सामाजिक रीति रिवाज से शादी भी की। पायल पुलिस में अफसर बनना चाहती थी। गुलशन का कहना है कि उसने पायल को दारोगा बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, कदम कदम पर उसकी मदद की, लेकिन अब दारोगा बनने के बाद वो उन्हें झूठे केस में फंसा रही है। गुलशन ने पायल के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि दारोगा बनने के बाद वो बदल गई। मेरी घरवाली अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से, उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा अपना उसको सपोर्ट किया, उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है और मेरे फिरते उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। वहीं पायल ने अपने पति गुलशन और परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है।
महिला एसआई पायल रानी का आरोप है कि शादी होने के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए और कार की मांग को लेकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। ये भी आरोप लगाया कि पति और सास ससुर ने मांग पूरी नहीं होने पर उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पायल का दावा है कि उनके मायके वालों ने शादी में सामर्थ्य के हिसाब से हर चीज दी, लेकिन इसके बावजूद उसका पति और ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। पायल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जबकि इस मामले में आरोपी पति ने भी हापुड़ एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर खुद को निर्दोष बताया है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, इसे लेकर जांच पड़ताल चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनीपत में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी का आरोप है कि उसका पति पॉर्न देखकर संबंध बनाने के लिए कहता था। सोनीपत की इस वारदात में भरोसे का कत्ल और पत्नी की बेवफाई का एंगल सामने आया है। आरोप है कि सरिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दावा है कि सरिता ने अपने पति रामकिशन से 3000 रुपए मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद रात को खाना खाने के बाद सो गए थे। आरोप है कि सरिता ने अपने प्रेमी की मदद से रामकिशन की हत्या का प्लान बनाया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रामकिशन के मर्डर में सरिता के प्रेमी सतपाल की भी भूमिका है। रात को जब रामकिशन सो गया, उसके बाद उसकी पत्नी ने सतपाल को घर पर बुलाया। सतपाल ने तकिए से रामकिशन का मुंह दबाया, जबकि सरिता ने प्राइवेट पार्ट दबा दिया। बाद में रामकिशन की मौत हो गई। सरिता की तरफ से दावा किया गया है कि उसका पति उसे तंग करता था, पॉर्न फिल्में देखकर वैसे ही संबंध बनाने का दबाव डालता था। वो उससे मारपीट भी करता था। वहीं पूछताछ में उसने ये भी कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनका भी उसे कोई ख्याल नहीं आया। वहीं रामकिशन के परिजनों ने सरिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उसके कई लोगों से संबंध है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार सड़क हादसे में घायल शख्स का 7 दिनों तक फ्री इलाज करवाएगी। देश भर में हर साल लाखों हादसे देखे जाते हैं। कई लोगों की तो समय पर इलाज मिलने पर जान बच जाती है, लेकिन कई लोग दम तोड़ देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि पीएम मोदी जल्द ही देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ये योजना मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली हर तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी, चाहे सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ग्रामीण मार्ग की। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती गंभीर हालत में घायल लोगों को बचाने की है और उन्हें अस्पताल तक ले जाने की है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एम्स जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि देश में जो 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1,80,000 मौतें होती है, उसमें अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट अगर तुरंत दी तो हम 50 से 60,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, 30% लोगों की। तो ये रिपोर्ट को ध्यान में लेते हुए स्कीम आई है और इसमें अभी पहली बात जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है और उसको हम 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले किसी भी शख्स को देश भर में चिन्हित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों के भीतर घायल शख्स 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने का हकदार होगा। सरकार का मानना है कि हादसे के बाद शुरुआत में इलाज न मिलने से बड़ी संख्या में जानें चली जाती हैं, जिसे ये योजना काफी हद तक रोक सकेगी। कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहाँ एडमिट किया जाएगा वहाँ मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देते हैं। इसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है
और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। जो गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो उनको ये पैसा हमारे रोड सेफ्टी फंड से हम देंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीमित मामलों के अलावा दूसरी सड़क दुर्घटना मामलों के लिए 272 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।